नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम कंटिन्यूसली जो यूनिट कन्वर्जन्स हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट कन्वर्जन है उसको करने के लिए जो हमारे पास मेथड होगा उसको बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमें उनके इक्वल में जो दूसरे प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम इनको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। सपोज हमारे पास है 25.6 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करो। जैसे यहाँ पर आपको लास्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इधर आप लिखोगे 1 मीटर। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन मेथड इसको इसलिए दिया गया है कि क्योंकि हम यहाँ पर बार बार 1 यूज़ करते हैं, तो इस मीटर से इस मीटर को कट करेंगे हम, तो लास्ट में आपका जो सेंटीमीटर है वो बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 20.6 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो दैट इट विल कन्वर्ट समवट लाइक दिस। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 m, तो इसको हम इससे कट करेंगे और 25.6 को 100 से जैसे ही कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट करने का मेथड है एंड दैट इज इक्वल टू 2560 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो लिखनी है और उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पिछली जो यूनिट्स हैं दूसरी बची हुई वो यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ओके, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 मील इज इक्वल टू 1760 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 मील इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर और 1 मील 5280 फीट के बराबर होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा। आप जानते हो किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ओस और पौंड है, तो इनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है सेम। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम एटसेट्रा। उसके बाद में है ये वॉल्यूम की यूनिट्स, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज 5.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कन्वर्ट द डेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेंसिटी गिवन है, इसको हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप जानते हो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यूनिट फैक्टर मेथड कुछ इस तरीके से होगा 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। ये आप जानते हो कि जो यूनिट आपको चाहिए वो ऊपर रहेगी और दूसरी यूनिट्स को हम कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 5.96 ग्राम गिवन है, ग्राम और सेंटीमीटर नीचे आ ही जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, तो इस ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, उसके बाद इस यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर आपको ये जो सेंटीमीटर है उसको कैंसिल आउट करना है। तो आप जानते हो कि 1 मीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर 1000 नहीं, सॉरी
100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर को आप इस सेंटीमीटर से कैंसिल आउट करो, ये आपका 1000 रहेगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद में ये आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो आ पाएंगे, अदरवाइज आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद में है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। 17th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना मीन्स दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इन कन्वर्जन्स के दौरान उन साइंटिस्ट ने कुछ लॉज ऑब्जर्व किए, मतलब वहाँ पर कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने क्वांटिटिवली ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने टोटल 5 लॉज हैं, मतलब 5 टाइप के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया क्वांटिटिवली, ना कि क्वालिटेटिवली। तो पहला आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ में कन्वर्ट करवाते हैं तो उसके बाद में हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। सपोज ये ए और बी आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं और इधर सी और डी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हुआ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का है, ठीक है, वो सेम मास इन प्रोडक्ट्स का रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होगा। अब ये हम जानते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास जो मास है वो कुछ नहीं है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लॉ का एक नाम और है लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी। डेस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना और इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी इसका अपोजिट होगा, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है वो इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास of the product is equal to the total mass of reactants. In other words, matter can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. तो कहने का मतलब ये होगा कि किसी टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। AgNO3 और ये सोडियम क्लोराइड जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद में बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल मास इस सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का है वो सेम टोटल मास यहाँ पे होगा, ठीक है। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। बट इसके अंदर एक टाइम के बाद में कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। ये हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, ठीक है। तो एनर्जी और मास का जो सम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। और बाद में इसका नाम कर दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। और ये दिया था आइंस्टाइन ने बाय इट्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। तो
नेक्स्ट जो लो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।